हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, देश की स्वतंत्रता की खुशी तो हमें जरूर मनानी चाहिए। हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। पर साथ ही साथ हमें अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में भी थोड़ी देर के लिए ही सही पर सोचना जरूर चाहिए। तो इसी कोशिश में मैं आपके लिए इस वीकेंड दो वीडियोस लेके आया हूं, जिसमें मैं आपसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बारे में कुछ आइडियाज और एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियोस पसंद तो आएंगी ही, साथ ही साथ आपको कुछ थॉट प्रोवोकिंग एक्शनेबल आइडियाज भी देगी, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में और आसानी से आगे बढ़ पाएं, प्रोग्रेस कर पाएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही हर वीक कई सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज और टॉपिक्स से डिस्कशन करते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, रिटायर अर्ली, फायर मूवमेंट की आप बात सुनते होंगे। तो बेसिकली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, स्पेशली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। यंग इंडियंस के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? तो बहुत लोग गलतफहमी में ये सोचते हैं, मुझे लगता है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल गई, इसका मतलब तो पैसे ही पैसे, इतने पैसे हो गए कि अब मतलब कोई चिंता ही नहीं है, जिंदगी भर के लिए कोई टेंशन नहीं है। डायरेक्ट ऑफिस से निकलना है, ये जो सेकंड पिक्चर में आप देख पा रहे हो, डायरेक्ट ऑफिस से निकलना और डायरेक्ट ही एकदम लैंड करना है बीच पे, आपको कोई चिंता कोई फिक्र नहीं है। तो वैसे भी आप लाइफ जी सकते हो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हो, अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी ऑन ट्रैक रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गया, तो इस तरह की भी लाइफ आप जी सकते हो। लेकिन मेरे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की मतलब थोड़ी अलग है। मुझे लगता है कि यू हैव टू कीप इट सिंपल। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की लिटरल मीनिंग ये होती है कि यू आर नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट और आंसरेबल टू एनीवन फॉर योर प्लान्ड सस्टेनेंस। अगर आपने अपनी सस्टेनेंस, बेसिक सस्टेनेंस के लिए प्लान किया हुआ ढंग से, अगर उस प्लान्ड स्टेप पे, अगर उस प्लान्ड जर्नी पे आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर लिया, अचीव कर लिया है, तो अब आपको किसी को आंसर नहीं करना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है अपनी फाइनेंशियल सस्टेनेंस के लिए। इमोशनल सस्टेनेंस, फिजिकल सस्टेनेंस अलग बात होती है, लेकिन फाइनेंशियल सस्टेनेंस यानी अपनी जीवन यापन करने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियली आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है। अब इसका एक और मतलब जो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी ज्यादा क्रूशियल है, वो मुझे लगता है कि यू कैन परस्यू योर हॉबीज, पैशन, सोशल एंड पर्सनल प्रोजेक्ट्स विदाउट एनी मेंटल बैगेज। अब हम में से हर कोई, ऑलमोस्ट हर कोई, कोई ना कोई सोशल प्रोजेक्ट करना चाहता है, कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, हॉबीज और पैशंस होती है जो परस्यू करना चाहता है, लेकिन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के कारण, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण वो हॉबीज और सोशल प्रोजेक्ट्स, पर्सनल प्रोजेक्ट्स हम परस्यू नहीं कर पाते, क्योंकि हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस की बर्डन पहले उठानी होती है। तो उस चक्कर में हम पड़ जाते हैं, बहुत सालों तक, बहुत डेकेड्स तक हम उस बर्डन से निकल नहीं पाते और अपनी जो हॉबीज और पैशन है उसको परस्यू नहीं कर पाते। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का बेसिक मतलब, मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, वो ये है कि आप अपनी मन की चीजें कर सकते हो। ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दो, प्रोडक्टिव होना बंद हो जाओ, सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट ना करो, पर्सनल लेवल पे, सोशल लेवल पे कुछ कंट्रीब्यूशन ना हो आपकी। ऐसा मैं नहीं सोचता हूं। मैं सोचता हूं कि आप प्रोडक्टिविटी आपकी उतनी ही हाई रहे, लेकिन आप अपनी मन की करें, जो आपको पसंद है वो करें, जिनके साथ आप काम करना चाहते हो उनके साथ काम करें, जितने बजे काम करना चाहते हैं, जिस समय पे काम करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करे, वो आपके पास एक फ्रीडम हो इन सारे चॉइसेस की। तो वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेरी नजर में, मेरी थॉट प्रोसेस में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है। तो चलो, ये तो ठीक है, समझ गए कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती क्या है, इसकी बेसिक मीनिंग क्या है, इससे हम क्या अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब ये अचीव कैसे करना है, हाउ डू वी अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एफआई? तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मुझे लगता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नंबर वन स्टेप मुझे लगता है कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ फर्स्ट। पहले आप, सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, आपने ये कहावत सुनी होगी, सेइंग सुना होगा। सबसे पहले आप अपने आप में इन्वेस्ट करो। उससे मेरा मतलब ये है कि स्टडी एंड वर्क हार्ड, अच्छे कॉलेजेस में जाने की कोशिश करो, ना भी हो पाए तो वहां पे कम से कम अच्छी पढ़ाई करने की कोशिश करो। नॉर्मल कॉलेजेस में भी अगर आपकी एंट्रेंस होती है तो कम से कम वहां पे अच्छी पढ़ाई करने की कोशिश करो। एंड कीप वर्किंग हार्ड। आप किसी भी कॉलेज में हो, बेस्ट कॉलेजेस में हो, किसी भी देश में हो, बेस्ट कंट्रीज में हो, लेकिन बेसिकली आपको हमेशा हर जगह पे वर्क हार्ड करना पड़ेगा। उसके बिना कोई उपाय नहीं है, उसके बिना कोई भी एक्सेलेंस आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। सेकेंडली, स्किल एंड अपस्किल योरसेल्फ। केवल स्किल करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। स्किल करना तो मतलब बेसिक नेसेसिटी है कि अपने आप को आपको स्किल करना है, और साथ ही साथ ऑन जॉब अपस्किल भी करते रहना है। जैसे जैसे आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती जाती हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है, नई सॉफ्टवेयर आती रहती है, नई नई रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती हैं आपकी जॉब पे, तो आपको अपने आप को अपस्किल भी करते रहना है कंटिन्यूअसली। दिस विल नेवर एंड। हमेशा आपको अपने करियर के किसी भी स्टेज में स्किल और अपस्किल करते रहना पड़ेगा। तभी आप जॉब मार्केट में हमेशा कॉम्पिटेटिव होगे, आपकी जॉब की सिक्योरिटी रहेगी, आपकी सैलरीज हेल्दी वे में बढ़ती रहेगी, कंपाउंड करती रहेंगी। और फाइनली, इन सभी चीजों को करने के बाद आपको एक रिवॉर्डिंग जॉब चाहिए, या फिर अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हो, अगर वो आपकी इंटरेस्ट है, तो स्टार्ट अ वेंचर। या तो आप एक रिवॉर्डिंग जॉब में रहो, या फिर स्टार्ट योर ओन वेंचर विच इज रिवॉर्डिंग इवेंचुअली।
स्टार्ट में हो सकता है वो उतना रिवॉर्डिंग ना हो, एज रिवॉर्डिंग एज अ जॉब, एज अ सेफ एंड सिक्योर जॉब, लेकिन हो सकता है कि बाद में वेंचर इज मच मोर फाइनेंशियली एंड इंटेलेक्चुअली रिवॉर्डिंग देन अ रेगुलर जॉब। तो इन सभी तीनों स्टेप्स में अगर मुझे लगता है कि तीनों स्टेप्स अगर आप ढंग से करते हो, सिक्वेंशियली करते हो, ये फाइनल स्टेप अगर आप करते हो, यू आइदर गेट अ रिवॉर्डिंग जॉब और यू स्टार्ट योर ओन वेंचर व्हिच बिकम्स सक्सेसफुल इवेंचुअली, देन दिस विल बी योर इंजन फॉर इन्वेस्टिंग। क्योंकि इससे जो आपकी सैलरी आएगी, जो अर्निंग्स आएंगी, जो आपकी इनकम होगी, उसको आप इन्वेस्टिंग में पेट्रोल की तरह, जैसे गाड़ी में पेट्रोल होती है, रॉकेट में रॉकेट फ्यूल होता है, उसी तरह आपको इन्वेस्टिंग के लिए तो सेविंग चाहिए। सबसे पहले आपको अर्निंग और सेविंग चाहिए। वो जो आप पैसे लगाओगे अपनी इन्वेस्टिंग में, उसके फ्रूट्स आपको लॉन्ग टर्म में दिखने शुरू होंगे, सक्सेस आपको मिलेगी लॉन्ग टर्म में। बट दिस इज द इंजन फॉर योर इन्वेस्टिंग। अगर ये इंजन ही नहीं होगी तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर वो रॉकेट फ्यूल नहीं होगा तो रॉकेट लॉन्च नहीं होगा। तो यू हैव टू गेट अ रिवॉर्डिंग जॉब विच इज इंटेलेक्चुअली एंड फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग, or you start your own venture which becomes successful eventually, and that will be your engine for investing, because that will be your income, that will be your earnings, and that will help you compound your wealth through investing in the long run। अच्छा ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि हाउ टू इन्वेस्ट इन योर 20s एंड 30s टू बी वेल्दी इन योर 40s। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि आप 40s, लेट 40s या 40s 50s तक जाते जाते आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो। तो वो कैसे हो सकता है? तो उसके लिए मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है, जब कुछ मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक जो बेसिक मेंटालिटी होती है कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स, यानी कि पहली जो नॉर्मल थॉट प्रोसेस तो यही होती है कि इनकम आपकी आई, सैलरी आपकी अकाउंट में क्रेडिट हुई, तो आप सबसे पहले क्या करते हो कि अपने एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते हो कि रेंट यहाँ इतना जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना जाएगा, फोन का बिल ये जाएगा, ग्रोसरीज ये जाएंगी, और फाइनली ये सब चीजें करने के बाद आपके पास जो बचती है वो होती है आपकी सेविंग्स, जिसको आप इन्वेस्ट करते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस थॉट प्रोसेस को आप थोड़ा रिवर्स करने की कोशिश करो, थोड़ा अपने इसको ट्विक अगर आप करते हो, थोड़ी थॉट प्रोसेस को चेंज करते हो, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत फायदे हो सकते हैं। आपको चेंज ये करना है कि पहली वाली जो थॉट प्रोसेस है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स, उसको चेंज करना है। यू हैव टू कम टू द कंक्लूजन, यू हैव टू कम टू द थॉट प्रोसेस ऑफ इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपको ये फाइनेंशियल अपनी फ्रेमवर्क बनानी है, फाइनेंशियल थॉट प्रोसेस बनानी है कि किस गोल के लिए, किस फाइनेंशियल गोल के लिए कितनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है हर मंथ। वो एसआईपी का अमाउंट या फिर रेगुलर आप स्टॉक्स लेते हो तो उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है मंथली बेसिस पे, वो अमाउंट आपके लिए क्लियर होनी चाहिए, एकदम माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कितना आपको सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है पर मंथ। और वो कैसे करना है उसके ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है। एक वीडियो की लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में डाल दूंगा, वहां पे हमने बात की कि फाइनेंशियल गोल प्लानिंग यानी कि गोल बेस्ड प्लानिंग की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। कोई भी अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, अगर वो गोल बेस्ड होती है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग आप अगर करते हो, तो दैट इज डेफिनेटली अ गेम चेंजर। वो आपकी मतलब इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस को पूरा का पूरा बदल देगा, एंड यू विल हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इफ यू आर डूइंग गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, क्यों करनी है, उसकी लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में डाल दूंगा, वो वीडियो आप जरूर से चेक कर लेना। तो वो आपको चेंज करना है कि जब ये सारी कैलकुलेशंस आपने कर ली, गोल बेस्ड आपकी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है, तो आपको पता है कि किस गोल के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना है हर महीने। तो वो हटा के इनकम माइनस सेविंग्स, यानी कि सेविंग्स जितनी आपको इन्वेस्ट करनी है वो हटा के जो भी आपकी इनकम में से जो अमाउंट बची वही आपकी एक्सपेंसेस होनी चाहिए। उसी में आपको अपनी एक्सपेंसेस को लिमिट करने की कोशिश करनी चाहिए, और उतनी जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट है उसमें अगर आपके एक्सपेंसेस पूरा नहीं हो पा रहे हैं तो आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है। उसकी भी डिस्कशन हमने एक वीडियो में की हुई थी, जिसमें हमने बात की थी कि आपको अपनी इनकम का, अपनी अर्निंग्स का कितना शेयर सेव करना चाहिए, कितना पोर्शन सेव करना चाहिए, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उसके क्या क्या उपाय हैं, कैसे आप उससे वर्क अराउंड कर सकते हो। तो ये आपको अपनी थॉट प्रोसेस में थोड़ी सी ट्वीक करनी है, पहले वाले थॉट प्रोसेस से हटके दूसरे वाले थॉट प्रोसेस पे आना है कि इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। और इससे आपकी थॉट प्रोसेस और इन्वेस्टिंग जर्नी काफी सॉर्टेड हो जाएगी, पहले से काफी बेहतर हो जाएगी। तो ये जो मेंटालिटी आपको चेंज करके ये करना है कि इन्वेस्ट फर्स्ट स्पेंड लेटर, जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है कि स्पेंड फर्स्ट इन्वेस्ट लेटर, उसको पलट देना है, ठीक रिवर्स कर देना है। और आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए, आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि इन्वेस्ट फर्स्ट स्पेंड लेटर। और आपको टारगेट क्या करना है कि अपनी इनकम का, अपनी अर्निंग्स का आपको 50 टू 75% तक सेव और इन्वेस्ट अगर आप कर पाते हो तो दैट विल बी वंडरफुल, क्योंकि वो आपके बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करेगा। इसके ऊपर भी हमने डिटेल एक डिस्कशन की हुई थी एक वीडियो में कि ये परसेंटेज क्यों जरूरी है, इतनी सेविंग आपको क्यों करनी है, उसकी डिटेल डिस्कशन की हुई थी। वो वीडियो भी आप चेक करके थोड़ा आपको अच्छा आइडिया लग सकता है। ये आपको अभी लगेगा कि 50 टू 75% तो यार बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी यही है कि आपको ऑलमोस्ट इतना ही सेव करना पड़ेगा अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए, कम से कम। और ये आप कैसे कर सकते हो? अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को चेक में रख के। अगर आपको करंटली एक बेडरूम की जरूरत है तो दो बेडरूम के अपार्टमेंट को रेंट मत करो, बाय मत करो। अगर आपको दो की जरूरत है तो तीन बेडरूम के अपार्टमेंट को रेंट मत करो, सिंपल सी बात है। अगर आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से काम चल जा रही है, कम से कम अभी करंटली अगर आपकी काम चल जा रही है तो गाड़ी मत लो। अगर आपको गाड़ी लेनी भी है तो सेकंड हैंड ले लो, या फिर नॉर्मल सी कोई गाड़ी ले लो, 5 लाख की 8 लाख की गाड़ी ले लो, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ 15-20 लाख कार, राइट?
तो ये सब डिसीजंस है, ये सब चॉइसेस हैं जो आपको खुद से लेनी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, इसके बारे में एक्चुअली मैं ट्वीट भी आपके साथ शेयर करूंगा आगे चल के। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज वेरी इनइलास्टिक डाउनवर्ड, यानी कि एक बार आप अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में मूव इन कर गए, तो उसके बाद आपको 1 बेडरूम के अपार्टमेंट में वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी आदत हो जाएगी, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी चेंज हो जाएगी कि आपको 2 बेडरूम से बढ़ के ही कुछ चाहिए होगा, 3 बेडरूम चाहिए होगा, लेकिन 1 बेडरूम में आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे फिर आगे चल के। अगर आपके पास गाड़ी हो गई है, स्पेशली अगर महंगी गाड़ी हो गई है, तो आपको सस्ती गाड़ी में चलना उतना पसंद नहीं आएगा आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर अ लिटिल व्हाइल। इट इज अ मैटर ऑफ हैबिट। एक बार के बाद आपको आदत हो जाती है किसी चीज की, तो उससे पुल बैक करना, डाउनग्रेड करना आदमी को अनकंफर्टेबल लगने लगता है। तो इसलिए कम से कम इन योर 20s अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को हद से ज्यादा बढ़ने की ऑप्शन ही मत दो, लिमिट करो। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि द हार्डर यू पुश द पेडल नाउ, द लेस वर्क यू हैव लेफ्ट टू डू इन योर 30s एंड 40s। अभी आप जितना सेव करोगे, अपनी बेस को जितना बड़ा बनाओगे, जितना सॉलिड बनाओगे, आपकी कंपाउंडिंग उतनी स्ट्रांग होती जाएगी, उतनी फास्ट होती जाएगी। और लेट 30s 40s तक आते आते आप देखोगे कि एक्चुअली बड़ा आसान हो गया, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना उतना डिफिकल्ट नहीं रहा। लेकिन ये तभी होगा जब आपकी बेस इतनी तगड़ी, इतनी बड़ी बनी होगी। और वो बेस तभी बड़ी होगी जब आप इस टाइम पे एकदम दम लगा के पुश द पेडल हार्ड करोगे, यानी कि जितना सेव कर सकते हो, जितना अर्न करके जितना सेव कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। और 20s में तो कोई चक्कर भी नहीं होता, मतलब कोई ऐसा पूछने वाला भी नहीं होता कि यार तुम 2 बेडरूम में क्यों रह रहे हो, तो 3 बेडरूम में क्यों रह रहे हो, तो ऐसी कार क्यों चला रहे हो, तो वैसे घर में क्यों रह रहे हो। मतलब कोई पूछने वाला नहीं होता। 20s में तो हम मतलब अपनी अर्ली प्रोफेशन में होते हैं, अर्ली करियर में होते हैं, तो ऐसी कोई सोशल एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती, किसी भी तरह से रह सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं होती है एक्चुअली। तो ये 20s में करना एक्चुअली और भी आसान होता है कंपेयर टू 30s एंड 40s। 20s में आप बहुत ज्यादा सेव कर सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को चेक में रख सकते हो, और ये आपकी आगे की काम को बहुत आसान बना देगी। अगला पॉइंट, द 5 बिग मनी मिस्टेक्स मोस्ट इंडियंस मेक। पहली मिस्टेक, अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के पावर मेरे लिए तो बहुत आई ओपनिंग था। मैंने जब वो चार्ट्स देखे थे, वो पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स जब मैंने देखे थे कि कैसे कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में ह्यूज वेल्थ क्रिएशन कर सकती है, शुरू में तो कुछ भी नहीं पता चलता, लगता है कि लीनियर ग्रोथ हो रही है, कुछ भी ऐसा कुछ क्या कंपाउंडिंग, कुछ भी नहीं है। लेकिन आगे चल के जब वो एक्सपोनेंशियल नेचर ऑफ कंपाउंडिंग किक इन करती है और ह्यूज वेल्थ क्रिएशन होती है, नॉन लीनियर वेल्थ क्रिएशन होती है, तो वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग उस समय हमें झलक दिखती है, और उस समय हमें पता चलता है कि एक्चुअल पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। तो उस पावर ऑफ कंपाउंडिंग से बहुत लोग अनजान होते हैं, उनको एक्सपोजर भी नहीं होती, बहुत लोगों को तो एक्सपोजर भी नहीं होती, और बहुत लोगों को एक्सपोजर होने के बाद भी लोग इग्नोर करते हैं, पता नहीं चलता कि एक्चुअली पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है। उसके ऊपर मैंने 2 पार्ट की वीडियो बनाई थी, कुछ रियल एग्जांपल्स आपके साथ शेयर किए, तो वो वीडियो बहुत वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑन माय चैनल है, तो डेफिनेटली उसको चेक कर लेना। उसकी भी लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में डाल दूंगा आपके रेडी रेफरेंस के लिए। तो उस वीडियो को चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक्चुअली क्या, एट्स वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, कैसे काम करती है, क्या आपकी लाइफ चेंज हो सकती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण। दूसरी मिस्टेक, नॉट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एट ऑल और इन्वेस्टिंग जस्ट फॉर टैक्स सेविंग पर्पस। बहुत लोग तो इक्विटी में मतलब उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट इज इक्वल टू गैम्बलिंग, जो मुझे लगता है कि बहुत ही फालतू सा नोशन है, काफी बेकार सी थॉट है। इसके ऊपर मैंने मतलब चैनल की जो पहली 1-2 वीडियोस थी, एक्चुअली जो सेकंड वीडियो थी चैनल पे, तो वो हमने बात की थी कि इक्विटी इन्वेस्टिंग क्यों वर्क करती है, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स डेट इंस्ट्रूमेंट से क्यों लॉन्ग टर्म में ज्यादा कंपाउंडिंग करके आपको दिखते हैं, उसके ऊपर की लॉजिकल रीजन क्या है, वो हमने चैनल की जो सेकंड वीडियो थी, एकदम मतलब स्टार्ट की वीडियो, उसमें हमने ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात की थी। तो स्टॉक मार्केट इज नॉट इक्वल टू गैम्बलिंग, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है। गैम्बलिंग स्पेकुलेशन होती है, इट हैज नो लॉजिक, नो रैशनल, लेकिन स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली एक बहुत सॉलिड रोबस्ट लॉजिक है, फंडामेंटल रीजन है कि क्यों स्टॉक प्राइसेस कंपाउंड करते हैं। उन सभी चीजों की हमने रिपीटेड डिस्कशन की हुई, तो मैं फिर से उसको इंक्लूड नहीं करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोग इक्विटी में एक्सपोजर नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है, उन्हें पता नहीं चलता कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट की फंडामेंटल्स क्या है, क्यों उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो इक्विटी इन्वेस्टिंग से बहुत दूर रहते हैं, और अगर इन्वेस्ट करते भी हैं तो केवल टैक्स सेविंग के लिए, विच इज वेरी वेरी मिनिमल। अगली पॉइंट, नॉट गेटिंग इंश्योरेंस और मिक्सिंग इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। ये भी एक बहुत बड़ा चक्कर है। बहुत लोग इंश्योरेंस के बारे में जानते नहीं, इसके फायदे नहीं जानते, इसके रिस्क मिटिगेशन फैक्टर्स को नहीं जानते, तो वो अगर वो समझ लें तो बहुत सारी उनकी दुविधा, बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स ऐसे ही चले जाएंगे। क्योंकि इंश्योरेंस आपको ये मदद करती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को अनइंटरप्टेड, अनडिस्टर्ब रहने में मदद करती है। अगर कोई आपदा आ गई, अगर कोई इमरजेंसी आ गई, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकालनी नहीं पड़ती हैं। इंश्योरेंस के कारण आपकी इन्वेस्टमेंट्स ठीक ठाक से चलती रहती हैं। इंश्योरेंस से आपकी इमरजेंसी सॉल्व हो जाती है और इन्वेस्टमेंट अलग चलती रहती है। बहुत लोग
लोग ये मिस्टेक करते हैं कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस, यानी कि आपने यूलिप का नाम सुना ही होगा, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स का। तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स कर देते हैं, तो उन्हें ना तो अच्छे से इंश्योरेंस मिल पाती है और ना तो अच्छे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल पाते हैं। इन दोनों चीजों को अलग अलग रखना चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, एक सेपरेट आर्टिकल भी मैं लिखूंगा keepcreating.in पे जल्दी ही। लेकिन बेसिकली बात यह है कि इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए उसकी हमने डिटेल डिस्कशन एक वीडियो में ऑलरेडी की हुई है। और दूसरी बात कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को आपको मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो करते हो तो ना तो आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल पाती है और ना तो आपको ढंग की इंश्योरेंस कवरेज मिल पाती है। अगली बात, ओवरबर्डनिंग योरसेल्फ विद लोन्स टू अर्ली इन योर इन्वेस्टिंग टाइम होराइजन। और ये आपको क्या करता है कि आप अगर ट्वेंटीज में अर्ली ट्वेंटीज में मिड ट्वेंटीज में अगर आप बहुत सारे लोन्स ले लेते हो, वो कार लोन हो सकती है, एजुकेशन लोन हो सकती है, हाउस लोन हो सकती है, बहुत सारे लोन्स ले लेते हैं लोग, तो मल्टीपल हाउस लोन्स ले लेते हैं। तो ये चूंकि आपकी ईएमआई मतलब 2-3 ईएमआई चलती होती हैं, तो कुछ सेविंग ही आपकी नहीं हो पाती है। इतनी ज्यादा आप अगर इंडल्ज हो जाओगे ईएमआईज में, इतनी ज्यादा आपकी बर्डन हो जाएगी, तो आपके पास सेविंग तो कुछ बचेगी ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर पाओगे आप। मतलब ये एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हो जाता है, रियल प्रॉब्लम हो जाता है। ऑब्वियसली आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे अगर आपकी इतनी ईएमआई चल रही है तो टू अर्ली इन योर करियर, चाहे वो हाउस लोन्स हो, पर्सनल लोन्स हो या कोई भी अदर तरह की लोन्स हो, टू अर्ली इन योर करियर, टू अर्ली इन योर इन्वेस्टिंग टाइम होराइजन, आपको बहुत सारे लोन्स नहीं लेने, क्योंकि उसमें आपकी इन्वेस्टिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा लिमिट हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। और वो आपको कतई नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन तभी हो पाएगी ऑब्वियसली जब आप इन्वेस्ट करोगे, और वो इन्वेस्टिंग कैपेबिलिटी आपकी लिमिट हो जाती है अगर आप बहुत सारे ईएमआईज एक ही साथ सर्विस करने लगते हो तो। और जो आखिरी पॉइंट है, जो 5 बिग मनी मिस्टेक्स में मुझे लगता है जो पांचवा मिस्टेक है, वो एक्चुअली ठीक उल्टा है। बहुत लोग ओवर डाइवर्सिफाई, यानी कि बहुत ज्यादा ओवर जेलस हो जाते हैं, बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, एंड दे इन्वेस्ट इन एवरीथिंग अंडर द सन। और ये जो स्मॉल एक्सपोजर सिंड्रोम है कि मैं थोड़ा सा इसमें भी इन्वेस्ट कर लेता हूँ, अच्छा ये एनएफओ आया है, न्यू फंड ऑफर आया है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड, एल्गो ट्रेडिंग, ये वो, मतलब तमाम तरह के एनओफएस, मतलब हर महीने आप देखोगे तो कम से कम 40-50 एनओफएस तो आते ही हैं हर महीने, सारे म्यूचुअल फंड्स अगर आप मिला दो तो कभी कोई आईपीओ आया तो उसमें इन्वेस्ट कर दिया, एनएफओ आया उसमें इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा सा गोल्ड में एक्सपोजर ले लिया, थोड़ा सा इंटरनेशनल इक्विटी में एक्सपोजर ले लिया। और ये थोड़ा थोड़ा, मतलब ये भी नहीं कि कोई ढंग का एक्सपोजर लिया, 5, 10, 15, 20% का कोई एक्सपोजर ले तो कोई समझ में भी आया कि अच्छा कम से कम ये इस बारे में इन्होंने ये ऐसे सोचा है, ऐसे लॉजिकल थॉट प्रोसेस थी उनकी और तब ऐसा इन्वेस्ट किया। ऐसा भी नहीं है, बस रैंडम 2-3%, 1% वहां, 2% वहां, ऐसे मतलब इधर उधर बस ओवर स्प्रेड करते रहते हैं। और ये स्मॉल एक्सपोजर सिंड्रोम से आपको बचना है। कन्विक्शन, लॉन्ग कन्विक्शन, हाई कन्विक्शन बेट्स लेने हैं, ये स्मॉल एक्सपोजर सिंड्रोम से आपको बचना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम ये पांचों चीजों से आप दूर रहेंगे। इन पांचों चीजों से आपको एकदम मतलब लाइक अ प्लेग दूर रहना है। कभी इन पांचों चीजों में आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आप फाइनेंशियली अवेयर हो, इस चैनल के सब्सक्राइबर और इस चैनल के व्यूअर, तो डेफिनेटली मैं होप करता हूँ कि इन चारों पांचों चीजों से आपको दूर रहना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।